हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अरोरा आईएएस यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर सीरीज ऑन एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में हम पढ़ेंगे आज एक और नया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, उनके कॉन्सेप्ट्स, यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। इस डायग्राम को यहाँ पे लेने का बहुत ही मतलब है। देखिए, एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। आपके पास दो कंपनीज का जॉब प्रोस्पेक्ट्स आया है और दोनों का एक ही सैलरी है। तो पता चला आपको कहीं किसी के थ्रू कि जो राइट वाले ये बॉस है ना, ये बहुत ही असर्टिव है, एम्बिशियस है, एज वेल एज पेशेंट है, स्टेबल है, केयरफुल, मेटिकुलस प्लानिंग, गुड लिजनर, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, वार्म एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। Whereas on the left side आप यहाँ पे देखेंगे ये बॉस बहुत ही एग्रेसिव है, डिमांडिंग है, बॉसी है, पुअर लिजनर है, ज़्यादा सुनते नहीं है, वेरी इम्पल्सिव भी है, स्टबर्न और धीरे धीरे से समझते हैं चीज़ों को, एज वेल एज बहुत क्रिटिसाइज करते हैं आपके वर्क को। तो इन दोनों में जॉब में प्रोस्पेक्ट्स में आपने देखा था कि बहुत सारे क्वालिटीज़ डिफरेंशिएटेड है। तो आप इसमें से कौन सा जॉब ज्वाइन करने का सोच रहे हो? ऑब्वियसली द राइट वाला बॉस। तो राइट वाले बॉस का क्यों? क्योंकि इनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल है वो थोड़ा हाई है लेफ्ट वाले बॉस से कंपैरेटिव करके, इसीलिए इनके दिमाग में ये फूल वूल, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं इनके दिमाग से, इनकी पर्सनालिटी से पॉजिटिव थॉट्स फ्लावर्स और कलर्स के थ्रू आ रही है। वेरएज लेफ्ट वाले बॉस बहुत ही मैकेनिकल, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही टास्क ओरिएंटेड, जो कि वर्क कल्चर अच्छा नहीं लगेगा। तो यही अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है हमें इमोशनल इंटेलिजेंट चैप्टर को समझने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। ये है जो आइडेंटिफाई करने के लिए, एसेस मतलब मेजर करने के लिए, और कंट्रोल करना है एक इमोशंस को एज वेल एज ग्रुप के इमोशंस को। क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो, आप आपके सबऑर्डिनेट्स, जूनियर्स एज वेल एज वर्किंग स्टाफ एंड पीपल हु यू सर्व, जिनको आपकी सहायता मिलती है सर्विंग के थ्रू, उनका भी इमोशंस आपको समझना चाहिए और उनको एसेस एग्जामिन करते हुए आपकी एक्शंस उनकी तरफ होना चाहिए। तो 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म को डैनियल गोलमैन ने एक बुक के थ्रू, इमोशनल इंटेलिजेंस बुक के थ्रू इन्होंने दिया हुआ है। तो इस बुक का यही मतलब है कि अब एक पर्सन को उनकी एबिलिटी होनी चाहिए जो फीलिंग्स को कंट्रोल करे, काबू में रखे, ताकि जब सिचुएशन डिमांड करे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। और गोलमैन का एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि 85% ऑफ वर्क प्लेस सक्सेस ओनली डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक चार्ट के दौरान मैंने दे रखी है कि क्या क्या क्वालिटीज ये इमोशनल इंटेलिजेंटली हाई एटीट्यूड वाले पीपल में होती है। तो वो क्या है वो हम अगले स्लाइड पे देख लेंगे। पहले ये देख लेंगे कि मेजर, हमने पहले डेफिनेशन में ही देखा था कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, एक तो आइडेंटिफाई करोगे, एक एसेस करोगे। आइडेंटिफाई जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि राइट वाले बॉस में थोड़ा सा असर्टिव नेचर है, थोड़ा पेशेंट का कंसर्न है, कंसिस्टेंट है, गुड लिजनर है, वैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे आपके अंदर जो इमोशंस है और आपके ग्रुप में जो इमोशंस है एट द वर्क प्लेस। अब एसेस कैसे करेंगे? एसेस करने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आप सुनते हो कि आइंस्टीन का आईक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वैसे ही इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करती है। और ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच आपके जो इमोशनल कंट्रोल आप जो करते हो उसके दौरान पता चल जाता है कि एक पर्सन इमोशनली हाई या फिर एक पर्सन इमोशनली लो है। तो डैनियल गोलमैन के बुक में ये सेंटेंस लिया गया है जो ये कहता है कि व्हाट रियली मैटर्स, सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस और लॉन्ग टाइम अचीवमेंट के लिए क्या मैटर करती है? सिर्फ IQ नहीं मेजर होना है पर EQ, क्योंकि EQ इज ऑल्सो लाइक मोर ऑफ IQ प्लस सम इमोशनल एबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटीज, थिंकिंग प्रोसेस तो होना ही चाहिए, पर उसमें जब इमोशन नहीं डालोगे तो कैसे होगा? तो इस आगे जाके पता चलेगा कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप एक ऑफिसर बनेंगे तो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करेंगे। तो अगला स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अभी आप सक्सेस को पाने के लिए आपके पास IQ और EQ दोनों बराबर होना चाहिए, पर आप देखेंगे तो सक्सेस का इंटरसेक्शन पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा EQ वाले से ही आ रही है, क्योंकि EQ वाले पर्सन्स में सेल्फ अवेयरनेस होती है, रेगुलेट होते हैं, ये रेगुलेट करते हैं अपने इमोशंस को और बाकी के इमोशंस को, और
मोटिवेट हो जाते हैं वर्क करने के लिए। एम्पैथी, बाकी लोगों से आप अपना विचार समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और कुछ उनके लिए कंपैशन भी दिखाते हैं। और फिर सोशल स्किल्स मतलब सोशल रैपो, अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करना, वो सोशल स्किल होता है। तो सक्सेस मोस्टली डिपेंड्स अपॉन इमोशनल कोशेंट विच इज अ मेजर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बाकी आईक्यू वाले में बहुत कुछ एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक्सेलेंट मेमोरी होता है, पर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी चीज को मिसिंग करती है। ये चीज कौन सी चीज है? वो सिटीजन्स या फिर पीपल, सोशल वाली एस्पेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। वेर एज यहाँ पे पूरी सोशल एज वेल एज पर्सनल एंड पब्लिक एवरीथिंग इज कंबाइंड इस वाले सर्कल में, इसीलिए आपको सक्सेस ज़्यादा मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने जो बताया पहले कि आपके लेफ्ट वाले बॉस में ये सारे क्वालिटीज़ है, जो पैसिव, अनरिस्पॉन्सिव, स्लो, स्टबर्न है, पिकी है, फसी है, हार्ड टू प्लीज़ है, वो समझते नहीं है जल्दी से कि आप कुछ भी बोल दो कि आज मुझे ऑफ लेना है सर ऑन वेरी क्रिटिकल और सर्कमस्टेंशियल ग्राउंड, वो समझता नहीं है। और एग्रेसिव भी है, बहुत डिमांडिंग है, वर्क चाहिए तो चाहिए चाहे जो भी सर्कमस्टेंस आ जाए। वेर एज राइट वाले बॉस कुछ पिक्चर के थ्रू मैंने बताए थे कि वो बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको दोनों सेम पैकेज दे रहे हैं दोनों कंपनी, पर इस बॉस के अंडर आप काम करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इस कंपनी में ज़्यादा दिन रुक पाओगे विदाउट एनी डायलमा और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। जब आपको डिस्कम्फर्ट लगेगी किसी चीज़ के या फिर किसी सिचुएशन में, उस चीज़ से आप हटने की कोशिश करते हो। पर यहाँ पे जब सारा कुछ आपकी तरफ ही है, पॉजिटिव एनर्जी देती है, उसी चीज़ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसीलिए हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अभी लो इमोशनल इंटेलिजेंस का साइंस कैसे होता है? हम हर वक्त आर्ग्यूमेंट पे डालते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिकल थॉट्स को जब डिस्कस करते हो वो कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं और आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट्स देते हैं विच आर वेरी नॉट इन्फ्लुएंशियल और सब्सटेंशियल। दूसरी बात, आप वो आर्ग्यूमेंट जब करते हैं तो आपका बात सुनते ही नहीं है और इमोशनल आउटबर्स्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही रोना शुरू कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये तो लो इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल करते हैं। तो लास्टली ब्लेमिंग अदर्स, दे ब्लेम अदर्स फॉर एवरी एक्शन। वो इल्ज़ाम लगाते हैं किसी और पे कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ नहीं हुआ। एक लीडर, बताइए एक बात, आप अगर एक लीडर बनना चाहते हैं या फिर टीम लीडर बनना चाहते हैं या फिर आप क्लास का मॉनिटर बन ले, कॉलेज का स्टूडेंट प्रेसिडेंट यूनियन बन ले, अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ होगा तो आप क्या बन पाएंगे जो चीज़ बनना चाहते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हाई इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आप प्रेशर के अंडर भी काम रहना इंपॉर्टेंट है। और यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, लाइक यू हैव टू बी द रोल मॉडल। आप किसी को, आपके सबॉर्डिनेट्स को या फिर टीम मेंबर्स को दिखाइए कि इवन इन क्राइसिस कैसे अच्छे से परफॉर्म कर सके, उनको सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। और बिजनेस डिसीजंस को अच्छे से कंसिडरेशन देना चाहिए, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी और सोशल पर्सपेक्टिव भी बैलेंस करते जाइए। और कलीग्स के थ्रू यू हैव टू एक्ट इन सच अ मैनर दैट उनके समस्याओं की समझे। अगर उनको लीव चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, ऐसे एक्सट्रीम तरीके से मत देखिएगा। एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप शुड बी जस्ट लाइक अ वेरी हार्मोनियस रिलेशनशिप, ऐसे कहते हैं। और इसकी वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट जो आएगी ना, इकोनॉमिकली या सोशली पॉलिटिकली जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएगी, आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये है EI ओवर IQ। IQ से आप ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे। सिर्फ IQ से आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी पर आपकी सोशल लाइफ डैमेज हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सैल्वोने और मेयर ने टर्म कॉइन किया था इमोशनल इंटेलिजेंस, और इन्होंने यही कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, आप दूसरे के फीलिंग्स को समझिए और आराम से सुनिएगा जो कह रहे हैं। सेंसिटिव होना ज़रूरी है। एक मान लीजिए जो बंगलों में रहता है, उनको तो पता ही नहीं है कि स्लम वाले का क्या दिक्कतें होती है, तो ऐसे वाले ऑफिसर बन जाएंगे तो सेंसिटिवनेस कहाँ से आएगी? तो ये सेंसिटिविटी डेवलप करना चाहिए कि जो आगे वाला बोल रहा है उसको समझने की कोशिश किया जाएगा। और फिर मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट पीपल आएंगे आपके अंडर काम करने या फिर आपके सर्विसेज लेने। तो जब भी कोई पर्सन्स आएंगे या फिर कोई पूर पीपल आएंगे आपके ऑफिस में, तो आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के डिफरेंट सिचुएशंस। और फिर दूसरी बात है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से एक इमोशनल इन्फॉर्मेशन होती है उनके बारे में। जस्ट फैक्ट्स के थ्रू आप नहीं जाओगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ एक कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, जो
एक फॉरेस्ट एरिया को ऑक्यूपाई कर रखी है। आप जब तक इमोशनल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं रखते हो तब तो आप तो पूरा ही फॉरेस्ट काट डालोगे या फिर उनका रिहैबिलिटेशन भी नहीं करवा सकते हो। जब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो तब तो आप कुछ ना कुछ अदर रास्ता निकालोगे ताकि उनका भी लाइवलीहुड ना इफेक्ट हो जाए, ना कि वो फॉरेस्ट भी ख़त्म ना हो। तो ऐसे बैलेंस्ड अप्रोच के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। व्हेन ओनली यू विल इंक्लूड ये इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आपकी थिंकिंग कॉग्निटिव प्रोसेस में इंक्लूड करोगे तभी कुछ हो पाएगा। तो कितने टाइप्स के इमोशंस है? 2 टाइप्स के इमोशंस है। एक तो पॉजिटिव इमोशन है, पॉजिटिव इटसेल्फ इज प्लेजेंट और रिवॉर्डिंग, जो आपको रिवॉर्ड देती है। जब आपको प्रमोट होता है तो कितना पॉजिटिव इमोशन आती है, क्योंकि लव, अम्यूजमेंट, कंटेनमेंट, सेरेनिटी, हैप्पीनेस, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस का एग्जाम्पल्स हैं। वेयरएज नेगेटिव इमोशंस का आप देखिए, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं बिकॉज वेरी अनहैप्पी। ये एक बात रख लीजिए, जो भी आपके आसपास में होंगे, जब तक आप पॉजिटिव इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाओगे तब तक आपके साथ रहना चाहते हैं। आप आपके केस में ये देख लीजिए, आप अगर किसी चाय के अड्डे पे जाते हो या फिर लाइब्रेरी के पास में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप ऐसे ही स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं या फिर ऐसे ही फ्रेंड से मिलना चाहते हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दें। जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे कि इस अटेम्प्ट नहीं होगा, वो खराब हो गया, ये पेपर अच्छा नहीं होगा, वैसी बातों पे आप आना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको जब भी मिलते हो फ्रेंड्स को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए। तो ऐसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो इज द सेम थिंग। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपकी सोशल लाइफ। देर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एक है इंटरपर्सनल और दूसरा है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जो है चीज़ों मीनिंग से समझिएगा, इंटर मतलब हमारे अंदर ही, तो हमारे अंदर ही गोल्स को समझेंगे, हमारी गोल्स क्या है, इंटेंशंस क्या है, हमारी बिहेवियर कैसे होनी चाहिए, मैनेजमेंट कैसे करेंगे हमारे स्ट्रेस लेवल्स को, हमारे इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे। और इंट्रापर्सनल वो स्किल्स है जो इंटेलिजेंस को करेगी। जैसे कि आपके फ्रेंड कोई बीमार है या फिर लो फील कर रहा है, लो डेज चल रही है, डिप्रेशन चल रही है, आपको समझ में आ तो जाएगा, तो देन आप जाएंगे उनके पास, बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उनको अपलिफ्ट करने की, वो इमोशन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे ही एक ब्यूरोक्रेट होते हुए आपको इंटेलिजेंटली पिकिंग अप होना चाहिए लोगों की भावना को और समस्या को समझने के लिए, ताकि एक एम्पैथी और सोशल स्किल्स इज़ नीडेड ये समझने के लिए, ये इंटरपर्सनल स्किल्स इंटेलिजेंस के लिए। अब देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करते हैं। हमने तो देख लिया था कि इमोशनल क्वोशिएंट एक चीज़ होती है जिससे थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर करते हैं। तो इसमें यही है कि इस मेजर को, इस क्वेश्चन को मेजर करते हुए हमें ये पता चलता है कि हाई ईक्यू आर ऑलवेज हाई ग्रेट मेक ग्रेट लीडर्स एंड टीम प्लेयर्स। जैसे एक ब्रेनली मिशन है जो लुइस ब्रेनली ने शुरू किया था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि खुद इतना दिक्कत हो रही है, कुछ बुक पढ़ने में, कहीं मैगजीन पढ़ने में, सब कुछ सुनते सुनते ही चला जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एम्पथाइज़ किया कि उनके जो ब्लाइंड वाले कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए उन्होंने ये लुइस ब्रेनली मिशन इन्वेंट किया। जैसे अब्राहम लिंकन ने भी तो ब्लैक राइट्स के लिए मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि वो एम्पथाइज़ कर रहे थे, क्योंकि वो इमोशनली समझ रहे थे बातों को, ब्लैक पीपल के लिए कितना कुछ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा था उस टाइम पे। और नेल्सन मंडेला जी भी आप देख सकते हो, जैसे अफ्रीका में एंटी अपार्थाइड मूवमेंट हो रही थी, तो क्यों उन्होंने शुरू किया ये मूवमेंट, क्यों सपोर्ट कर रहे थे, वो समझते हैं इस भावना को कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दीज पीपल, ये लोग को समझ में आने के लिए कि उनके कम्युनिटी मेंबर्स कितना सफ़र कर रहे हैं, तभी ऐसे मूवमेंट्स फॉरवर्ड आए। आप ये भी देख सकते हो। एक और एग्जांपल भी है, जो फोटोग्राफ इन्वेंट किया था, फोटोग्राफ वाला क्लिक करने वाला कैमरा इन्वेंट किया था, उन्होंने भी जब उनकी बेटी ने पूछा था कि पापा आई वॉन्ट टू चेरिश दिस मोमेंट्स एंड सेव इट फॉर द फ्यूचर, आगे जाके मुझे ये सारे कुछ मोमेंट्स को सेव करना है, तो ऐसे कैसे सेव करोगे। जब उनकी बेटी ने ये सब पूछा तो कैमरा इन्वेंशन वाले पर्सन ने तुरंत एक इनोवेशन लेके आके कैमरा को इन्वेंट किया। तो देखते हैं ना कि एक इनोवेशन, एक क्राइसिस से, एक कॉन्फ्लिक्ट से जो बाहर आती है एक इतनी अच्छी चीज़ें, ऑल द मूवमेंट्स या फिर फ्रीडम स्ट्रगल्स, सब कुछ इमोशनली इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस रातों रात और क्वोशिएंट इतनी रातों रात नहीं बढ़ेगी किसी के भी, ये प्रोसेस है। आप चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक जब तक रहते हो ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप जिन लोगों से मिलते हो, आपकी पेरेंटिंग क्या है, रोल मॉडल किसके साथ बनते हो, किन लोगों को रोल मॉडल बनाते हो, और गोल सेटिंग कैसे करते हो, इस सब पे डिपेंड होता है कि आप कैसे ये इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हो, क्वोशिएंट कितना है।
तो आगे देखिए, तो ये डायग्राम से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एग्जाम्पल लेती हूँ कि उनको कैसे लगा, उनको कैसे पता चला कि प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करना है, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर थे। ये एबिलिटी था उनका कि अंडरस्टैंड द इमोशंस मूड्स एंड ड्राइव्स एंड इफेक्ट ऑन अदर्स। उन्होंने समझ लिया कि इंडिया एज अ डाइवर्स कंट्री, भिन्न भिन्न के लोग थे। अब तब तक बहुत सारे पीपल डिवाइड हो गए थे पाकिस्तान के थ्रू, तो उनको लगा कि ऐसे डिवीजन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द कंट्री, क्योंकि हम एक मदरलैंड को बिलोंग करते हैं। ऐसे प्रिंसली स्टेट्स रखने की वजह से और भी ज़्यादा डिवीजन हो जाएगी। उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस था उनके ऊपर, और उनके सोशल अवेयरनेस भी थी। रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया कि सोशल अवेयरनेस मतलब बाकी लोगों से बात करना, हर जगह के टूर लेना, उनकी समस्याओं और परिस्थितियों को समझना, सब कुछ करवाया। तो ये सोशल और सेल्फ अवेयरनेस पार्ट इंपॉर्टेंट था। और उन्होंने कैसे रेगुलेट किया? एक सेल्फ मैनेजमेंट है। रीडायरेक्ट डिस्ट्रप्टिव एंड इम्पल्सेस एंड मूड्स, मतलब वहाँ पे आप देखोगे रजकर मूवमेंट हुई थी, और हैदराबाद वाले, नवाब वाले, दे वर नॉट रेडी हैदराबाद को इंटीग्रेट करने के लिए। उन्होंने क्या किया? इसी को सेल्फ मैनेज किया। अगर वो चाहते थे तो उसी टाइम पे हैदराबाद को मतलब क्रैश कर सकते थे, पर उन्होंने एक समय ली और एक समय देख के एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम आर्मी को बुला के पूरा कैप्चर करके, इनफैक्ट नवाब ने ही सरेंडर कर लिया एट द एंड ऑफ द टाइम। सो दिस शोज दिस इज द एक्चुअल लीडरशिप। हर कोई वायलेंस से कुछ नहीं होता, तो उन्होंने ये भी डिटर्मिन कर दिया, उनके एक्शंस के थ्रू रेगुलेट कर दिया। और उनके सोशल स्किल्स को आपको पता ही है, आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसीलिए बनी, इतना क्रेज बना क्योंकि उनकी ग्रेटनेस इतनी है कि उन्होंने यही कहा था कि वी आर ऑल निट बाय बॉन्ड्स ऑफ द ब्लड, तो हमें कोई सेग्रीगेट नहीं कर सकता। तो आज हम बैठ के लॉ बनाएंगे ताकि आगे जाके हमारी जनरेशन भी अच्छी रहेगी एंड एलियंस के भी दूर रह सकते हैं हम फ्रेंड्स बन के अच्छे से। तो इसी के दौरान उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठे कर दी। और इस एग्जाम्पल के थ्रू बताने का यही ज़रिया है कि हम नॉर्मल एग्जाम्पल्स को लिखेंगे तो एग्जामिनर को इतना इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल इन द सेंस इमोशनल इंटेलिजेंस की, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ पे वर्क कल्चर ख़राब हो गया क्योंकि रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी एग्जाम्पल बाकी आंसर्स में भी लिख सकते हो, पर ऐसे पर्सनैलिटीज़ के वाइज थ्रू एग्जाम्पल जब बताओगे ना तो आपका भी क्लैरिटी बढ़ेगा और आपको याद भी रहेगा और एग्जामिनर को भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये पिक्चर तो रटा होना चाहिए, देख लीजिएगा। फिर आते हैं अभी सेल्फ अवेयरनेस, उसी पेज का जो डायग्राम है उसी को, अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ में बता रही हूँ। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस की वजह से क्या होगा? आपकी सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगी, अडेप्टेबिलिटी ऑफ द सिचुएशंस, अचीवमेंट ओरिएंटेशन होगा, पॉजिटिव आउटलुक। और आपके सोशल अवेयरनेस कंपोनेंट में आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बढ़ेगी, एम्पैथी जब दिखाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मजबूत होगी। और एक और है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो सेल्फ रेगुलेशन था। सेल्फ रेगुलेशन की वजह से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो आसपास वाले को, कोच भी कर सकते हो, मेंटर भी कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे, टीम वर्क और इंस्पायरिंग लीडरशिप बनते जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन और मजबूत बने। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मैं प्राइवेट की नहीं बात कर रही हूँ, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट पीपीपी मॉडल्स ऑल्सो। अभी आते हैं ईआई के ब्रांचेस में कुछ नहीं है, सिंपल समझेगा, बाद में ये पीडीएफ या फिर ये पीपीटी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप परसीव करोगे, मतलब इमोशन उस दिशा से कहाँ से आ रही है। एक फ्रेंड है आपका, वहाँ से कुछ दिक्कतें हो रही है, तो परसीव तो करो, एक्सप्रेशंस को समझो, देन फैसिलिटेट मतलब आप खुद का रैशनल थिंकिंग बढ़ाओ उस चीज़ पे कि वो फ्रेंड इतना डिप्रेस होने का जो रीज़न है वो सही है कि नहीं, वो समझे। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग इमोशन, आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि उनके इमोशंस को समझना। परसीव कर लिया आपने, फैसिलिटेट भी कर लिया, मतलब फैसिलिटेट इंटीग्रेट कर लिया अपने रैशनल थिंकिंग को। अभी अंडरस्टैंड करोगे कॉन्सिक्वेंसेस को, ये अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको कैसे एडवाइस देना है, वो सारा कुछ। अभी मैनेज करोगे, मैनेजिंग खुद का इमोशन, ये नहीं ना कि आपके फ्रेंड आके कुछ बता रहे हैं तो आप भी शुरू कर दिया रोना उनके साथ, ये तो नहीं है। तो इसीलिए आपका भी इमोशन को मैनेज करना है और उस फ्रेंड का भी मैनेज करना है। तो ये बेसिक एग्जांपल है जहाँ से ब्रांचेस उठ के आती है इमोशनल इंटेलिजेंस का। दूसरा है कि अब
इमोशनल इंटेलिजेंट लीडरशिप कल्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम तो हमें यही बताती है कि अच्छा ठीक है ये तो लूप होल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऑलवेज फाइंड हैप्पीनेस अट्रैक्टिव, ऑप्टिमिज्म, कोऑपरेशन विद पीपल, सेल्फ रिगार्ड भी होना चाहिए। सेल्फ रिगार्ड मतलब गुड सेल्फ नॉलेज। आपके अंदर ही कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है, जब तक वो नहीं समझ पाओगे तब तक कहाँ सक्सेस मिलेगी। वीकनेसेस को जब स्ट्रेंथ में बदलोगे तभी तो एक टोटलिटी इन सक्सेस मिलेगी। और हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इमोशनली इंटेलिजेंट। तो ये चार्ट है, आपको हर बुक में, हर पेज में, कहीं पे भी मिलेगी। ये तो सिर्फ उसी को समझाती है कि आप पहले परसीव करो, मतलब इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। सेकेंड, इमोशंस आर नोटिस एंड कॉग्निटिव सिस्टम में नोटिस करते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो एंड हाउ विल इट विल चेंज विद टाइम एंड व्हाट आर इट्स इवेंट्स, और फिर लास्ट में मैनेज भी करते हो उसी इमोशंस को। मैनेज कैसे करते हो, खुद का भी इमोशन मैनेज कंट्रोल करोगे और वहाँ का भी। समझिए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के गए हो, तो वहाँ पे कुछ एब्डक्शन हो गई थी छोटे छोटे बच्चों की केसेस के, तो आप वहाँ पे जाके रोना तो शुरू नहीं कर पाओगे और एंग्विश भी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप ऑफिसर हो। वही उसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट खुद का भी करना चाहिए, वहाँ पे बच्चों जिसका भी एबडक्ट हो गए उनके फैमिलीज का भी एम्पैथी दिखाना है आपकी तरफ से, और मैनेज भी करना है उस सिचुएशन को। यही है ऑल इन ऑल इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने की वजह से क्या चाहिए, इसका व्हाट इज़ नीडेड ये है कि आपके पास एक लेवल का मैच्योरिटी होना चाहिए, कि अवेयरनेस तो हो। अब 19 साल का बच्चा क्यों IAS नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनके पास इतना मेच्योरिटी नहीं है। इसीलिए तो 21 वर्ष एज एंड आफ्टर दैट मिनिमम बेसिक एजुकेशन क्राइटेरिया रखा था उन्होंने। और सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिव ये है कि आपको अगले वाले बंदे से जो भी वो बताते हैं तो समझने की और उनकी जुड़े हुए कुछ तो एक्सपीरियंस आपको भी करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप क्या करोगे ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, एसेस ऑर्गेनाइजेशन पे, पब्लिक हो प्राइवेट हो, आप एसेस तो करोगे, एग्जामिन करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन की अभी प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे कि अभी ICICI का बैंक फ्रॉड हो गया, तो चंद्रा कोचर ने बहुत सारा फंड्स डाइवर्ट कर दिया अपने हस्बैंड के एक वीडियोकॉन कंपनी के लिए। तो अभी पहले आइडेंटिफाई तो करो कहाँ पे कुछ क्या चीज़ हो रही है, फिर इंडिविजुअल और मैनेजिंग हिस्स और एक्सपेक्टेशन। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप करने क्या वाले हो, प्रायोरिटीज़ पे रखो। और ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सेंसिटिव ट्रेनिंग। लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसे ट्रेनिंग दो ताकि वो ऐसे प्रैक्टिसेस में ना पड़े, और पार्टिसिपेशन दिखाओ लोगों की, ताकि जो भी विजिल ब्लो करना चाहते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर रखना चाहते हैं वो आराम से निश्चिंत बाहर आके बेफिक्र रह के बता सकें। और फिर गोल्स और पर्सनल वैल्यूज़ को लिंक करो। अनलेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और हमारे अंदर जो वैल्यू सिस्टम है दोनों एक जैसा नहीं है, ऐसे वाले स्कैम्स उठेंगे ही उठेंगे। और फिर इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, आप हंसते रहिए, खुश रहिए, ह्यूमर यूज़ कीजिए। हर टाइम सीरियस होने का कोई मतलब ही नहीं है। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इमोशन कंपोनेंट भी निकालिए। हर टाइम मटेरियलिस्टिक नीड ही नहीं होता है हर किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब तो करप्शन तो वहीं के वहीं टूट जाएगी अगर आपने इमोशन पे डाल दिया हर इश्यूज़ में। ये भी तो देखो कि कौन प्लान अप्रूवल के लिए सिटी प्लानर के पास कौन जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता है। तो सिटी प्लानर को एम्पथाइज करना है उन सिचुएशंस पे, और रिकॉग्नाइज करो और पे अटेंशन करो इमोशंस पे, इमोशन पे ध्यान देके। इसीलिए इंटेलिजेंस नॉट बेस्ड ऑन योर बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स, इट इज़ अबाउट इमोशन स्किल्स। और फिर आते हैं अभी इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस यही है कि आप अवेयर रहते हो, जब अवेयर रहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगी। एक मूवमेंट भी शुरू किया था विनोबा भावे ने जी ने, इंडिविजुअल सत्याग्रह। वाई इट वॉज सक्सेसफुल, बिकॉज उनको पता था कि क्या करना है। और अभी सेल्फ रेगुलेट भी कर सकते हो। आप कॉन्शियस जब हो जाते हो किसी चीज़ के लिए तो आप सराउंडिंग्स पे ही भी वो इम्पैक्ट पड़ जाता है। और फिर इनोवेशन लेके आ जाती है। कैलाश सत्यार्थी जी ने यही किया था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, ये सारे इश्यूज में उनको आइडिया थी, अवेयरनेस थी, तभी तो उनको नोबेल प्राइज़ मिली, क्योंकि इतना कुछ काम किया है उन्होंने। एम्पैथी भी है, जैसे मदर तेरेसा ने किया था लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए। कम्युनिकेशन भी है, क्योंकि आप जब इमोशनल इंटेलिजेंट होते हो ना, आगे वाले से आपका कांटेक्ट इतना मजबूत बन जाता है कि आप उनको समझ पाते हो, और आप जो कहना चाहते हो अगले वाले को
सब कुछ समझा सकते हो और इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, वही है कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ नीचे नीचे वाले पॉइंट्स के लिए। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ EI। अब देखते हैं EI गवर्नेंस में कैसे उपयोग है उसका। यही है इंपॉर्टेंस है कि गवर्नेंस में क्या होता है कि लेजिस्लेटर्स फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज़ को और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स विल इम्प्लीमेंट इट, मतलब ग्राउंड रियलिटी पे लेके जाते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो गवर्नेंस में डिसीजन मेकिंग के लिए, लीडरशिप के लिए, टीम वर्क के लिए ये EI इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिसीज़ किसके लिए बना रहे हो? पीपल के लिए। पीपल कौन है? मैक्सिमम ऑफ देम आर पुअर पीपल, दे आर वनरेबल, दे आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सारे लोगों के लिए जब बना रहे हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस कंपोनेंट तो होना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 10 रुपये का पर kg ऑफ राइस 10 रुपीज़ क्यों नहीं रखते हो फूड सिक्योरिटी मिशन में, 1 रुपये क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है कि अफोर्डेबिलिटी इतना नहीं है, इतना पॉवर्टी है, तो दैट इज़ वाई आपने इमोशनल कंपोनेंट देखा, इसीलिए 1 रुपये का पर kg राइस दे रहे हैं उस स्कीम के थ्रू। दैट इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के थ्रू। एक क्या हुआ था आंध्र प्रदेश में, एक स्कूल में टीचर ने उनको बहुत ज़्यादा कम बच्चे आ रहे थे, मतलब अटेंडेंस के थ्रू, तो उन्होंने सारे बाकी के टीचर्स के थ्रू पोलिंग करके ऑटोस हायर करके द ट्रांसपोर्टेशन वॉज प्रोवाइडेड, ताकि बच्चे घर से और स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, वो हेडमास्टर को कुछ दिक्कत नहीं होगी अगर स्टूडेंट्स भी नहीं आएंगे, तो स्कूल तो चली रहेगी, उनका आएगा हर महीने का तनख्वाह। पर उन्होंने क्यों किया इतना? क्योंकि उनको पता है कि लोगों के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट, रूरल बैकग्राउंड्स के लिए। उन्होंने समझा, इमोशनली समझा उस सिचुएशन को कि रियली वो आ नहीं पा रहे हैं स्कूल को, क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट था उस रीजन के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ऑटो हायर करवाया और एक इनोवेशन आ गई। तो दूसरी एग्जांपल है कि अभी रेलवेज में भी बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं ताकि ये रेलवे एक्सीडेंट्स को कम करवाने के लिए, यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट। वो टेस्ट किस बेसिस पे, इंडिकेटर्स पर चलती है? एक सेल्फ परसेप्शन देखते हो, इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, किसी चीज़ को, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो रही है तो कैसे आप रेस्क्यू करोगे पैसेंजर्स को, और सेल्फ एक्सप्रेशन, डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारे इंडिकेटर्स के थ्रू वो रेलवेज में टेस्ट किया जाता है। तो दिस इज़ वन पॉइंट। नेक्स्ट कम सिविल सर्विसेज में कैसे आप पब्लिक सर्विसेज पॉलिसीज जब बनाते हो, अच्छे से बना पाओगे जब इमोशनल कंपोनेंट भी निकालोगे। कुछ ऐसे होते हैं कि BPL कैटेगरी ओनली बिलो 1 लाख। आपको तो पता है कि आजकल तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक टीवी, एक क्या कहते हैं, एक बाइक या फिर एक मकान, छोटे से मकान, इन सब कुछ ऐसे पॉलिसीज़ निकालोगे तो बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इसी क्राइटेरिया को रखते हुए बहुत सारे प्रोविजंस लिया जाता है, क्योंकि इमोशनल कंपोनेंट इज इंक्लूडेड। और मोटिवेट करने के लिए, आपके सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। सब कुछ मैकेनिकल चीज़ें तो नहीं होगी, चेंज लेके आने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस। इसीलिए तो स्वच्छ भारत अभियान में भी आप देखिए, किसी चीज़ पे भी देखिए, कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस का भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वहाँ पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि जागो ग्राहक जागो, क्या बोलते हैं उसमें, जागिए ग्राहक। कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा रहे हैं। बेटर कम्युनिकेशन के लिए एक वेल बैलेंस लाइफ, पब्लिक और प्राइवेट लाइफ बैलेंस हो जाएगी। पर्सनल फ्रंट भी आप जब एम्पैथेटिक फ्लेक्सिबल हो जाओगे ना, जब तो घर पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा बहस नहीं होगी, ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी। और इसी के दौरान 2 एग्जांपल्स मैंने दे रखी है। IPS शिवदीप लांडे, पीपल एंड सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया हुआ है IPS, तो उनके बारे में थोड़ा सा गूगल करिएगा, थोड़ा सा आप भी जानिएगा। सिर्फ मैं ही पढ़ाती रहूँगी तो एक 1 वे इंटरेक्शन हो जाएगा, आप भी थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ मेहनत करिए। इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया, बट IPS शिवदीप लांडे के बारे में एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। एक और है नागालैंड का IAS ऑफिसर, नाम भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में बिलो टाइप करके। इन्होंने इनएक्सेसिबल रोड्स को भी बिल्ड करिए नागालैंड में, तो बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। अब जाते हैं एडवांटेजेस क्या होगी? आपकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ बैलेंस होगी तो अच्छे से रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगी, इंटीग्रिटी होगी, स्ट्रेस तो ज़्यादा नहीं होगा, बेटर कम्युनिकेशन होगा, रेस्पेक्ट भी मिलेगी आपको, एम्पैथी स्किल्स भी बढ़ेगा और
मिस्टेक से आप लर्न करोगे, आप किसी चैलेंजेस से हटोगे नहीं पर उनके साथ मिलके चलोगे। तो ये सारा कुछ एडवांटेजेस है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। और फिर आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, अभी लास्ट स्लाइड में, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यही कहते हैं कि आपको पहले सेल्फ अवेयरनेस, ये स्लाइड पूरा मतलब पूरे सेशन का ही क्रक्स है। तो पहला ये है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होना है कि व्हाट दे फील एंड व्हाई। कुछ लोग आपके पास आएंगे या फिर आपके सबऑर्डिनेट्स, व्हाट दे फील एंड व्हाई। ग्रेसफुली एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट जब भी एक्सेप्ट करते हो, उस मिस्टेक से जब दोबारा उठते हो सक्सेस की सक्सेस की ओर, देन यू विल हैव दिस इमोशनल क्वेश्चन मोर। और एम्पैथी भी होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि आप किसी के शूज़ पे मान लीजिए उनकी सिचुएशन में आप रहोगे तो आपको कैसे महसूस होगी तब। और एग्री, ऑलवेज एग्री रैदर देन आर्ग्यूइंग तो डिसएग्रीमेंट से और भी ज़्यादा लो इमोशनल क्वेश्चन मिल जाएगी। तो इसीलिए एक्ट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। और पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और सार्कासिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए। और सोशल प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल प्रेजेंस मतलब पीपल शुड थिंक, पीपल को लगना चाहिए कि आप रहोगे तो आपके आसपास में, उनके आसपास में उनको अच्छा लगना चाहिए। तो लास्ट इस लाइन से मैं एंड करती हूँ कि इट इज़ नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट नेगेटिव नहीं होता, ये नहीं होता। इसीलिए लो इंटेलिजेंस हाई इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, लीस्ट और हाईएस्ट नहीं बोलते हैं। और बट इट कैन फैसिलिटेट इंटरपर्सनल बिहेवियर्स फॉर अचीविंग गोल्स। ये लाइन से मैं एंड करती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। अभी राइटिंग क्वेश्चंस पे जाते हैं। राइटिंग क्वेश्चंस का यही है कि पहला है, हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन इंप्रूविंग वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस, कैन इमोशनल इंटेलिजेंस बी पार्टेड थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान क्या आप दे सकते हो? ज़रूर दे सकते हो। कैसे? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दिखाओ, एग्जाम्पल्स दिखाओ, लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाओ जिन्होंने इमोशनली बहुत ही अच्छे डिसीजंस दे रखी है और इमोशनल कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल है उनके लिए। और इंटरपर्सनल, व्हाट इज, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरपर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस, सब एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस कीजिएगा। और प्रीवियस क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दे रखी है उन्होंने, प्लीज़ गो थ्रू दिस स्लाइड। और ये सारे के सारे आप इस सेशन के थ्रू आप अच्छे से लिख पाओगे एक 150 वर्ड आंसर। देखिए जैसे व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, डेवलप कैसे कर पाएंगे, और फिर करंट सोसाइटी ट्रस्ट डेफिसिट है तो क्या क्या करना चाहिए। ट्रस्ट डेफिसिट ज़्यादा बढ़ गया मतलब पर्सनल लेवल पे स्किल्स अच्छा नहीं है, तो पर्सनल लेवल स्किल्स कैसे बढ़ाओगे? सोशल स्किल्स इन द सेंस इमोशनल इंटेलिजेंस से बढ़ाओगे। तो यही है, इंटरलिंकिंग कैसे करोगे टॉपिक के साथ, पता भी तो चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक के अंडर आता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बार बार की सिलेबस पढ़िए 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 और रट्टा मारिएगा इतनी ज़ोर से। और फिर 2015 से वर्च्यूज ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस एंड फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड वही करेज है, ट्रस्टवर्दीनेस, तो ये दोनों पब्लिक सर्विस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज़ बनाना और इम्प्लीमेंट करना बहुत अलग बात है। और इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने एक और एग्जांपल के थ्रू भी मैंने उज्ज्वला स्कीम के बारे में भी बताया आपको, तो वैसे वाले एग्जांपल्स डाल ये बहुत ही अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। एंगर, अब देखिए ये पूरा का पूरा आपके अंदर के ही बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं सॉरी कि एंगर इज हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, सो हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशंस। आपकी एग्जाम आपके खुद के लाइफ से निकालिएगा। एंगर की वजह से वर्ल्ड वॉर कैसे हो गई, ईगो कैसे बनता है एंगर की वजह से, एंड देन हाउ डू यू अप्लाई इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करिएगा। तो यही है, द सीरीज एंड्स विद दिस। We have discussed the definition, concepts, utilities, application, administration, governance में. Hope you enjoyed the session. Keep like, sharing, subscribing to the YouTube channel Aurora IAS. Follow us on Telegram channel as well as www.auroraIAS.com. आगे आते हैं और नए टॉपिक इसी इमोशनल इंटेलिजेंस में। तब तक जय हिंद।